नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है और अभी रोहित और मारवा उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। वहाँ पर आकाश भी वहीं पर खड़ा हुआ था। जब अनिका को रोहित अपनी बाहों में लेकर हॉस्पिटल के लिए आ रहा था तभी आकाश को देखकर एकदम से हैरानी होती है। जैसे ही आकाश की नज़र अब अनिका पर पड़ती है तो एक पल के लिए तो आकाश के पैर मानो वहीं पर ज़मीन में ही गड़ गए हो। वहाँ पर आकाश में हिलने तक की भी हिम्मत नहीं थी। आकाश को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अनिका के साथ क्या हो गया है, क्योंकि अनिका को तो रोहित और मयूर गुलेरिया दोनों ही बचाने के लिए गए थे। आखिर अनिका को क्या हो सकता है। अनिका के अंदर खुद इतनी पावर थी कि अनिका को कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब अनिका की ऐसी हालत देखकर अब एक पल के लिए तो आकाश भी हैरान हो जाता है। आकाश के चेहरे पर जहां यहाँ पर राजलक्ष्मी के जुड़वा बच्चों को जन्म देने तक की खुशी थी, वहीं अब उसके ये खुशी अब एकदम से बदल जाती है। अब उसको उसकी खुशी को शोक और उदासी अपनी जगह ले लेती है। इतने में ही वहां पर दो वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर लेकर रोहित की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड के अनुसार जैसे देखा गया था कि मयूर ने पहले ही वहां पर सब सारा अरेंजमेंट कर दिया था, साथ में चिराग मेहता ने। अब उसके बाद वो दोनों वार्ड बॉय रोहित की तरफ दौड़ते हैं कि वो अनिका को उस स्ट्रेचर पर लेटा दे और अब वो अनिका को अंदर ले जाना चाहते थे बिना किसी देरी के। लेकिन रोहित ने तो अनिका को इस तरह से अपनी बाहों में भर कर रखा था कि मानो अगर उसने अनिका को छोड़ दिया तो वो अनिका को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। रोहित यहाँ पर अनिका को अपनी बाहों से उतारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन वार्ड बॉय ने रोहित के पास जाकर बहुत कोशिश की। उन्होंने रोहित के पास जाकर बोला कि सर प्लीज आप पेशेंट को इस स्ट्रेचर पर लेटा दीजिए, लेकिन रोहित के कानों पर तो ये बात जा ही नहीं रही थी। तभी दूसरे वार्ड बॉय ने भी हिम्मत करके रोहित से सेम यही बात की कि सर प्लीज पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी से पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेटा दीजिए। लेकिन रोहित के कानों पर तो जू तक नहीं रेंग रही थी। वहीं आकाश दूर खड़ा हुआ ये सब नज़ारा देख रहा था। अब आकाश समझ जाता है कि यहाँ पर रोहित अपने सेंस ऑफ माइंड में नहीं है। यहाँ पर रोहित के लिए ये बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब आकाश अपना होश संभालता है और वो बड़ी ही हिम्मत करके अब रोहित के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रोहित के पास जाकर अब आकाश रोहित के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहता है, रोहित अनिका को जल्द से जल्द अंदर ले जाना चाहिए, अनिका को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। देखो उसका खून अभी भी कितना बह रहा है, चलो अभी इसको अंदर लेके चलना है। आकाश यहाँ पर अपनी बात कही जा रहा था, लेकिन रोहित को तो अभी भी कोई भी होश ही नहीं था। रोहित को तो कुछ शायद उसके कानों में सुनाई भी नहीं दे रहा था। अब रोहित का ऐसा रिएक्शन देखकर एक पल के लिए तो आकाश को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तो वो अनिका की ऐसी हालत को देखकर पहले से ही बहुत ही हैरान था, वो खुद एक सदमे में था और ऊपर से अब रोहित का भी ऐसा हाल देखकर अब आकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन अब वो फिर से थोड़ी सी हिम्मत करता है और अब वो रोहित के हाथों से अब अनिका को लेने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश के कई बार कहने पर भी जब रोहित ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो ना ही, क्योंकि यहाँ पर रोहित ना तो अनिका को स्ट्रेचर पर रखना चाहता था और ना ही अब वो उसको अंदर ले जा रहा था और उसके ट्रीटमेंट के लिए लेट भी हो रहा था। इसलिए अब आकाश ना चाहते हुए भी जबरदस्ती अनिका को रोहित की बाहों से ले लेता है। यहाँ पर रोहित एकदम से बुत बनकर खड़ा हुआ था, इसलिए आकाश अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए रोहित की बाहों से अनिका को लेकर वही हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल वार्ड की तरफ चल पड़ता है। अब वो रोहित के हाथों से अनिका को लेकर सबसे पहले तो उसे स्ट्रेचर पर लेटाता है और उसको स्पेशल वार्ड की तरफ अब वो दो वार्ड बॉय और आकाश साथ में लेने के लिए चल पड़ते हैं। अभी तक हॉस्पिटल में हड़दम मचा हुआ था। यहाँ पर चिराग मेहता के कहने पर डॉक्टर की बेस्ट से बेस्ट टीम को यहाँ पर बुला दी गई थी। यहाँ पर उन डॉक्टरों के बीच में भी बहुत ही हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टॉप फ्लोर पर यहाँ पर सिर्फ दो ही स्पेशल वार्ड थे जो सिर्फ वीआईपीज वार्ड होते थे, जिनमें एक में तो राजलक्ष्मी पहले से ही एडमिट थी, वहीं दूसरे में अनिका को एडमिट कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली शहर के गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार लोगों के लिए ही ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किए जाते थे और ये सब कुछ हो रहा था। तो ये सब होते हुए वहाँ पर
भगदड़ होना तो एक लाजमी था, क्योंकि ये दोनों ही वीआईपीज फैमिली से बिलोंग करते थे। टॉप फ्लोर से लेकर स्पेशल वार्ड में ज़्यादातर या तो मारवा परिवार के सदस्य को एडमिट कराया जाता था या फिर गुलेरिया परिवार के सदस्यों को। बहुत कम बार ही ऐसा होता था कि किसी और फैमिली को यहाँ पर एडमिट कराया जाए। अभी किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हॉस्पिटल में इतना हड़कंप देखकर वहाँ पर लोकल जो आदमी थे वो भी बहुत ही हैरान हो रहे थे, क्योंकि आज से पहले वहाँ पर किसी ने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा था कि यहाँ पर खुद डॉक्टर ही भागे भागे फिर रहे हैं। तभी वहाँ पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उसमें से आकाश बाहर निकलता है। आकाश की सफ़ेद शर्ट पर अब खून के लाल धब्बे पड़ चुके थे जैसे ही, क्योंकि अब जब स्पेशल वार्ड में आकाश अनिका को लेकर पहुंचता है तो वहां पर आकाश की शर्ट पर भी खुद खून के धब्बे लग चुके थे, क्योंकि जब आकाश गुलेरिया ने रोहित मारवा के हाथों से अनिका को लिया तो लाजमी है कि उसके कपड़े भी गंदे हो गए होंगे। अब जैसे ही वो स्पेशल वार्ड की तरफ अनिका को लेकर बढ़ रहे थे तो सबकी नज़र आकाश पर पड़ी। वो आकाश के पास आने लगे। यहाँ पर पूरी फैमिली अब आकाश के पास आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही करण गुलेरिया, श्वेता, नंदिनी, प्रीति और यहाँ तक कि दादीमा और आयशा मारवा सब वहीं पहले से ही मौजूद थे। अब यहाँ पर आकाश का ऐसा हालत देखकर अब वो सब भी परेशान हो जाते हैं। आकाश को क्या हो गया है, उसकी शर्ट पर ये खून के धब्बे कहाँ से आए। लेकिन उससे पहले कि कोई अपने कदम आकाश गुलेरिया से पूछने के लिए कोई भी आगे बढ़ा था, तभी आकाश तेजी से लिफ्ट से ही बाहर निकल गया। उसके पीछे 2 वार्ड बॉय के साथ अब मयूर गुलेरिया भी अनिका को लेकर बाहर निकला। वहाँ पर जब उनकी नज़र आकाश से हटकर अनिका पर गई तो वो उन लोगों का तो एकदम से 100 वोट का एक झटका सा लगा था, इसलिए अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर सबके पैरों के नीचे से जमीन एकदम से खिसक चुकी थी। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अनिका के साथ ऐसा कैसे हो गया। अनिका के सिर से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर जो पहले से ही काफ़ी फैल चुका था। अब अनिका की हालत इस टाइम में ऐसी थी कि कोई कुछ भी नहीं बता सकता था। यहाँ पर खुद डॉक्टर भी बहुत ही हैरान थे। उन्हें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इस पेशेंट को बचाया भी जाएगा या नहीं, इसकी जान बच भी सकती है या नहीं। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर वहाँ पर आया और उसने जब अनिका की हालत को देखा तो उसने कहा कि हमें पेशेंट का अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि खून पहले ही बहुत ज़्यादा बह चुका है और इसलिए हम इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकते। हम इसमें जितनी देरी करेंगे उतना हमारे लिए पेशेंट को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर अब आकाश एकदम से हैरान हो जाता है। अब तक रोहित मारवा भी वहां पर अनिका के स्ट्रेचर के पीछे पीछे पहुंच चुका था। अब रोहित के कानों में जैसे ही यह आवाज़ जाती है तो एकदम से रोहित अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो झट से जाकर डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लेता है। यहाँ पर रोहित का ये ऐसा रिएक्शन देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। सभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रोहित ये सब क्या कर रहा है। तभी डॉक्टर अपने कॉलर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज़ मिस्टर मारवा समझने की कोशिश कीजिए, हम अपना काम अच्छे से करेंगे, प्लीज़ हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। लेकिन रोहित एक पल के लिए भी उस डॉक्टर के कॉलर को नहीं छोड़ता। यहाँ पर डॉक्टर को अब सांस आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोहित मारवा के उस कॉलर को पकड़ने से अब उस डॉक्टर को भी सांस लेने में बहुत ही परेशानी हो गई थी। अब उसकी सांस एकदम से खिंच कर आने लग जाती हैं। जो वहीं पर खड़ा ही आकाश और मयूर गुलेरिया दोनों ही अच्छे से देख पा रहे थे। अब वे दोनों रोहित के पास जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के कॉलर को छुड़वाते हैं। जैसे ही यहाँ पर रोहित के हाथों से उस डॉक्टर का कॉलर छूटता है तो अब वो डॉक्टर एकदम से गहरी गहरी सांस लेने लग जाता है, क्योंकि डॉक्टर तो अभी मरकर बचा था। अब उसे और डॉक्टर अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक पल के लिए 2 कदम पीछे हट गया। तभी वहाँ पर रोहित भी अब तक उसके कॉलर छोड़ चुका था, इसलिए अब आकाश गुलेरिया रोहित मारवा को समझाते हुए कहता है, रोहित तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो खुद इतने समझदार हो, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है, वो तो वही कह रहे हैं जो उन्हें लग रहा है। हालांकि यहाँ पर आकाश की बात भी बिल्कुल ही सही थी और यहाँ पर डॉक्टर की बात भी बिल्कुल सही थी, लेकिन रोहित के अपने माइंड ऑफ सेंस में न रहने की वजह से ही ये सब हो रहा था, क्योंकि रोहित का तो खुद माइंड इतना डाइवर्ट हो चुका था कि अब वो किसी सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। उसे तो खुद रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर चोट अनिका को लगी है, लेकिन उसका सारा पेन रोहित के अंदर से ही होकर गुजर रहा है। अभी डॉक्टर फिर से अपनी कॉलर को ठीक करते हुए अपनी गहरी गहरी सांस लेने के बाद जब डॉक्टर को लगता है कि वो अब थोड़ा सा स्टेबल है, वो हिम्मत करके फिर से कहता है, देखिए मिस्टर मारवा, मैं आपकी कंडीशन को अच्छे से समझ सकता हूँ, आप पर क्या बीत रही होगी, अपनों को खोने का दुख दर्द क्या होता है, मैं भी ये अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
अब यहाँ पर मयूर गुलेरिया डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप कहना क्या चाहते हैं, बात को स्पष्ट बताइए। तभी वहाँ पर डॉक्टर आगे कहना शुरू करता है, देखिए बात कुछ ऐसी है कि ये सब आप भी देख पा रहे हैं कि पेशेंट के सिर से खून कुछ ज़्यादा ही बह चुका है, इसलिए हमें अभी के अभी जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर हमें कुछ और देर ऐसे ही देर किया तो हो सकता है कि पेशेंट का ब्रेन डेड भी हो सकता है, और इसमें फिर ब्रेन डेड होने के बाद हमें डॉक्टर पेशेंट को मृत ही घोषित करना पड़ता है, उसमें फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद अब वहाँ पर सब के सब एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनिका के खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अनिका सबके लिए क्या मायने रखती थी वो तो हर एक गुलेरिया परिवार में और मारवा परिवार में सभी अच्छे से जानते थे, इसलिए अनिका को खोने तक का ख्याल ही उनकी हर एक रूह को कपा देता था। इसलिए अब रोहित जल्दी से अब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी अनिका को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें चाहे जितने भी हाईएस्ट डॉक्टर को बुलाना है, बाहर से बुलाना है या यहीं से बुलाना है, ये तुम देख लो, लेकिन अनिका को यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर अपना गर्दन हाँ में हिलाता है और कहता है, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर मारवा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, लेकिन अनिका की हालत अभी बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि क्या होगा और क्या नहीं। इतना कहने के बाद अब डॉक्टर अनिका को अंदर वार्ड में ले जाने लगे कि तभी रोहित ने अनिका का स्ट्रेचर पकड़ लिया। अब रोहित बार बार एक ही बात अनिका से दोहरा रहा था, अनिका तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। हालांकि मैं आज तक वही करता आया हूँ, तुम्हारे बिना यहाँ पर रहना तो छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना सांस तक भी नहीं ले पाता हूँ। अनिका मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन तुम्हें खोने के बारे में सोचकर ही मैं पहले से ही कांप जाता हूँ। अनिका तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें खुद से फाइट करनी होगी। तुम खुद एक कितनी अच्छी फाइटर हो, तुम हर चीज से लड़ सकती हो, तो यहाँ पर भी तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। अनिका तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। रोहित को देखकर एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे रोहित को अनिका की चोट लगने का इतना गहरा सदमा लग गया है कि अब वो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दूर खड़ी आयशा मारवा ये देखकर बहुत ही घबराई जा रही थी। यहाँ रोहित की ऐसी हालत को देखकर आयशा मारवा की आंखों में भी सहसा ही पानी आ जाता है। अब उससे एक तो अनिका पहले से ही उन्हें स्ट्रेचर पर पड़ी नजर आ रही थी, लेकिन ऊपर से रोहित की ऐसी हालत देखकर अब आयशा मारवा का कलेजा तो कट कट कर गिर रहा था। अभी आयशा मारवा को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी पास खड़ी दादी माँ के लिए भी ये सब देख पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दादी माँ ने तो रोहित को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। जब आयशा मारवा परिवार से जा चुकी थी तब दादी माँ ने ही उसकी माँ बन के रोहित को पाला था, इसलिए दादी माँ पर तो रोहित को ऐसे देखकर क्या ही बीत रही होगी। इसलिए लेकिन फिर भी दादी माँ ने खुद को संभालते हुए पहले अपने आप को व्हीलचेयर तक वहां पर आयशा मारवा के पास गई और फिर आयशा मारवा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आयशा अगर तुम ही यहाँ पर हिम्मत हार जाओगी तो फिर रोहित को कौन संभालेगा। तुम तो खुद एक इतनी समझदार औरत हो कि जिसका कोई भी मुकाबला नहीं। तुम जाओ और जाकर रोहित को संभालो, अभी रोहित को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। हालांकि ये काम यहाँ पर दादी माँ भी कर सकती थी, लेकिन दादी माँ खुद ये जान सकती थी कि एक बेटे को एक माँ के सिवा शायद कोई ही संभाल सकता होगा। हाँ अनिका यहाँ पर रोहित को संभाल सकती थी, लेकिन अगर अनिका यहाँ पर खुद ठीक होती तभी, क्योंकि अनिका तो खुद यहाँ स्ट्रेचर पर ही पड़ी हुई थी और अब रोहित को संभालना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा था। इधर रोहित यहाँ पर अनिका का स्ट्रेचर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया ने रोहित को अनिका से दूर करने के लिए कितने ही प्रयास कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर रोहित का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था अनिका को अपने से दूर करने के लिए, क्योंकि अनिका जैसे ही अंदर के लिए जाएगी तो रोहित को उसका बाहर ही वेट करना पड़ेगा। और रोहित इसी चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रोहित के मन में ये डर घर कर गया था कि अगर रोहित ने यहाँ पर अनिका को अपने से दूर जाने दिया तो हो सकता है कि शायद अनिका उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। तभी आयशा मारवा भी अब तक रोहित के पास आ जाती है बड़ी हिम्मत करके। अब आयशा मारवा रोहित को अपने गले से लगा लेती है। गले से लगाने के बाद अब सहसा ही रोहित की आंखों से एकदम से पानी का सैलाब बहने लगता है। रोहित अब आयशा मारवा के गले लग के एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था, जिसे चुप कराना शायद आज उसकी माँ के भी बस में नहीं था। रोहित की अब ये हालत देखकर वहां पर सबकी ही आंखों में आंसू आ रहे थे। सबको ही यहाँ पर रोहित का अनिका के लिए प्यार देखकर एक प्राउड भी फील हो रहा था, लेकिन उसके इस दर्द को देखकर वहां पर सभी की आंखें नम थी। अब आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया बड़ी ही हिम्मत करके रोहित का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक बेंच पर बिठा देते हैं।
अब इधर रोहित जो कि बेंच पर बैठ गया था, तभी डॉक्टर जल्दी से अनीका को अंदर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर अनीका का इलाज करना शुरू हो चुका था। अभी डॉक्टर ने अनीका की चोट को पहले तो साफ किया, उसमें से उसको ये चेक किया कि अनीका का कितना रक्तस्राव हो चुका है, और अब उनको ढकने की कोशिश करने लगे। लेकिन अनीका के सिर में चोट इतनी गहरी थी कि उनका खून काफ़ी बह चुका था। इसलिए डॉक्टर ने एक नर्स से कहा कि तुम जाकर बाहर पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि पेशेंट को जल्द से जल्द खून की ज़रूरत है, क्योंकि घाव ज़्यादा होने की वजह से खून बहुत ही बह चुका था। और डॉक्टर जितना उस घाव को स्टिच करने की कोशिश कर रहे थे, खून उससे भी ज़्यादा बहता जा रहा था। अब डॉक्टर नर्स को कहता है कि हमारे पास जितना भी ब्लड का स्टॉक होगा उसे भी तैयार रखो, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को ब्लड की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ने वाली है। डॉक्टर की यह बात सुनकर नर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अभी नर्स वहां से जाने ही लगती है, तभी डॉक्टर फिर से नर्स को रोकते हुए कहते हैं यहाँ पर अपने ब्लड बैंक में भी इन्फॉर्म करो, और साथ ही साथ इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो कि वो उनसे जितना जल्दी हो सके अनीका के ब्लड ग्रुप का ब्लड अरेंज करने को कहो। अभी पता नहीं हमें कितने ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, और हम यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। बाहर खड़े किसी को भी यहाँ पर अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। जहां यहाँ पर सब कुछ इतनी खुशी का माहौल था, क्योंकि यहाँ पर मयूर गुलेरिया के दो जुड़वा बच्चे हुए थे, वहाँ अचानक से ये सब एकदम से दुख का माहौल कैसे हो गया है। करण गुलेरिया के पैर भी अब कांपने लगे थे। जब करण गुलेरिया ने अनीका का चेहरा देखा था, तो वहाँ पर करण गुलेरिया के लिए तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। अब करण यही सोच के, हालांकि वहाँ पर रोहित की हालत को देखकर करण ने बहुत ही हिम्मत साधे रखी। करण ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि करण भी अगर ऐसे ही लड़खड़ाने लग जाता तो शायद उन सबको संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ पर करण गुलेरिया ने बड़ी ही हिम्मत करके उस समय तो अपने आप को संभाले रखा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर अनीका को अंदर वार्ड में लेके गए, तभी एकदम से करण गुलेरिया वहां पर चक्कर खाने को गिरने ही वाले थे कि तभी आकाश गुलेरिया की नज़र करण पर पड़ी, और उन्होंने झट से भागकर करण को गिरने से बचाते हुए उन्हें गिरने से पहले ही पकड़ लिया। अब आकाश करण को पकड़ते हुए कहते हैं, संभालिए पापा अपने आप को, अनीका को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आकाश गुलेरिया की ये बातें करण को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। अब करण काफी मायूस होते हुए कहते हैं, हाँ आकाश तुम ये क्या कह रहे हो, कैसे अनीका को कुछ नहीं होगा। अरे तुमने क्या अनीका की हालत नहीं देखी है? अनीका की हालत देख के तो कोई भी ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसका बचना भी मुमकिन है। या इतना कहने के बाद अब करण अपने शब्दों को यहीं पर रोक लेते हैं, लेकिन आकाश यहाँ पर करण गुलेरिया के शब्दों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। लेकिन अब आकाश यहाँ पर करण गुलेरिया को क्या ही कहता है, उसकी कुछ भी कहने की अब करण गुलेरिया को हिम्मत ही नहीं होती। अब करण गुलेरिया अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के मकसद में नाकामयाब हो गया है। आज तक वो अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुआ। जब स्वाति उसे छोड़कर गई थी तो ना तो वो तब स्वाति को बचा पाया था, और जब करण के ने जीने की चाहत ही छोड़ दी थी तब अनीका ही उसकी ज़िंदगी में आई थी। अनीका ने ही उसको जीने की एक नई चाहत दी थी, और उस वक्त अनीका को हर खतरे से बचाने की चाह के कारण ही करण ने कि अनीका जीने की वजह बनी थी, क्योंकि करण गुलेरिया अभी वो जान चुके थे कि अनीका के दुश्मन स्वाति मल्होत्रा की तरह बहुत ही हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को उसके दुश्मनों से बचाना चाह रहे थे। इसी जीने की चाह की वजह से करण अब ठीक थे। लेकिन आज जब करण ने अनीका को ऐसी हालत में देखा तो अब करण गुलेरिया को भी लग रहा था कि जैसे उसका जिंदा रहना बेकार हो गया है, अब उसका जीने का कोई भी मकसद नहीं है। अगर यहाँ पर आज अनीका को कुछ भी हो गया तो शायद वो खुद भी अपने प्राण त्याग देंगे, वो इस दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अब यहाँ पर सरवाइव करने का कोई भी मोटिव शेष नहीं बचा। अब यहाँ पर करण गुलेरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वाति को अब क्या जवाब देंगे। जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो वहाँ पर स्वाति को क्या जवाब देंगे कि वो उसकी बेटी तक को भी नहीं बचा पाए। वो ये सब सोचते सोचते कब करण सच में ही वहाँ पर आकाश के हाथों से नीचे गिर गए। वो खुद करण को भी समझ में नहीं आ रहा था। करण ने एकदम से अपना शरीर बिल्कुल से ही ढीला छोड़ दिया था, और जो अब आकाश से संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि आकाश के साथ भी पीछे जो कुछ हुआ इसके कारण, हालांकि आकाश अभी अपनी नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आकाश भी अब यहाँ पर करण गुलेरिया को संभाल नहीं पाया, और अब करण यहाँ पर एकदम से जमीन पर नीचे गिर गए।
यहाँ पर करण गुलेरिया की ये हालत देखकर, क्योंकि आकाश तो पहले से ही करण के पास मौजूद था, अब मयूर भागकर करण के पास आया और उन्हें संभालने लगा। अब आकाश गुलेरिया ने करण की जेब से उसके अमृत टैबलेट को निकाला, जो उनके दिमाग को जल्दी से शांत करने वाली थी। आकाश ने यहाँ पर हड़बड़ी में, हालांकि आकाश जब भी करण टेंशन में होते थे तो वो उन्हें एक ही गोली देते थे, लेकिन अब यहाँ पर करण गुलेरिया की इतनी हालत खराब होने के कारण अब वो जल्दी से 3-4 गोलियां करण के मुंह में रख देते हैं। जैसे ही गोली करण गुलेरिया के गले से नीचे उतरती है, करण गुलेरिया का दिमाग शांत होने लगता है। लेकिन आज ये गोलियां भी करण की तकलीफ को कम नहीं कर सकती थी। जब आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया ने करण गुलेरिया को उठाकर बेंच पर बिठा दिया, इसके बाद आकाश गुलेरिया ने मयूर से पूछा, मयूर ये सब कैसे हुआ? तुम तो अनिका को ढूंढने के लिए गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ? यहाँ पर आकाश की बातों को सुनकर अब मयूर के पास कोई भी शब्द नहीं थे। मयूर यहाँ पर अपने आप को कैसे डिफेंड करता, मयूर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मयूर तो यहाँ पर खुद शर्मिंदा था कि वो अनिका को इस खतरे से बचा नहीं पाया। अब मयूर को चुप देखकर अब आकाश गुलेरिया अपने गुस्से को थोड़ा तेज करते हुए कहता है, मयूर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर ये सब हुआ कैसे? जब तुम यहाँ पर खुद अनिका को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे तो तुम्हारे होते हुए अब अनिका को इतनी गहरी चोट आई कैसे? तो अगर तुम अनिका को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हालांकि आकाश गुलेरिया ने आज से पहले कभी मयूर गुलेरिया से ऐसे बात नहीं की थी, क्योंकि आकाश को भी अच्छे से पता था कि मयूर से ज़्यादा सिक्योरिटी या उसके परिवार की देखभाल कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो मयूर गुलेरिया खुद गुलेरिया परिवार का ही सदस्य था, उनका खुद का ही चचेरा भाई था, और दूसरा वह उसकी सिक्योरिटी का कोई भी जवाब नहीं था, जिसको तोड़ पाना किसी के लिए नामुमकिन था। और जहां पर मयूर गुलेरिया ने किसी भी कार्य को अपने हाथ में लिया है तो यहाँ पर मयूर गुलेरिया उस कार्य को तब तक करने की हिम्मत नहीं छोड़ता था तब तक वो पूरा नहीं हो जाता। एक बार अगर मयूर गुलेरिया ने किसी की सेफ्टी का जिम्मा ले लिया तो वो उस कार्य को पूरा ही करता था, लेकिन आज पहली बार यहाँ पर मयूर गुलेरिया भी फेल होता हुआ नजर आ रहा था। मयूर यहाँ पर आकाश के गुस्से को अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि मयूर तो खुद इतना एम्बेरसमेंट फील कर रहा था कि वो अनिका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसलिए अब मयूर अपनी आंखों को, अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहता है, आकाश मुझे माफ़ कर दो। आकाश मैं हमारी बहन को नहीं बचा पाया। इसके बाद अब मयूर का गला भी भर आया और मयूर इससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। अब उसकी जुबान एकदम से लड़खड़ाने लग गई थी। हालांकि आकाश अब मयूर की इस हालत को देखकर समझ पा रहा था कि मयूर भी यहाँ पर कितना गिल्टी फील कर रहा है, और मयूर को भी तो अपनी बहन को ऐसे देखकर शायद उसे भी बुरा लग रहा था। लेकिन आकाश भी यहाँ क्या करता, आकाश यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही नहीं पाया। जब आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अब वो मयूर से सॉरी बोलता है और कहता है, सॉरी मयूर, मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ तुमसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी से बात कर ली, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे से अनिका की ये हालत देखी नहीं गई। यहाँ पर अब मयूर गुलेरिया की आंखों से एकदम पानी बहने लग गया था। ऐसा बस दूसरी बार ही था जब किसी ने करण यहाँ पर मयूर गुलेरिया की आंखों में पानी देखा था। जैसा पहली बार जब हुआ था, जब किसी ने मयूर की आंखों में आंसू देखे थे, जब आकाश का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत कोशिश करने के बाद भी अब डॉक्टरों ने आकाश को मरा हुआ बता दिया था। उस टाइम पर ही यहाँ पर मयूर गुलेरिया की आंखों में सबने आंसू देखे थे, और एक आज का दिन था जब सबने मयूर की आंखों में आंसू देखे थे, क्योंकि अनिका की ऐसी हालत देखकर यहाँ पर मयूर की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए थे। अब उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा घूमने लग जाता है जब वो फाइटिंग कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। लेकिन सडनली जब किसी रात को उसको मयूर को टॉर्चर करने के लिए मयूर की सारी हड्डियों को तोड़कर उसकी हड्डियों का पाउडर बना दिया था, तब भी मयूर की आंखों में इतने आंसू नहीं आए थे। यहाँ पर मयूर उन्हीं सब बातों को याद करते हुए अब उसकी आंखें और भी भर गई है, क्योंकि मयूर को अब वो चीज़ याद आने लगी थी कि कैसे अनिका ने मयूर गुलेरिया के लिए कितनी मेहनत की थी, मयूर गुलेरिया को कैसे उसके पैरों पे खड़ा किया था। जहाँ डॉक्टरों ने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, वहाँ पर अनिका ने हार नहीं मानी थी। अनिका ने मयूर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या से क्या नहीं किया। अनिका ने मयूर गुलेरिया को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए वाघा पट्टू
वागापट्टू के फॉर्मूले के द्वारा एक ऐसी दवाई बनाई थी आयुर्वेद की, जिससे मयूर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। अगर अनिका नहीं होती तो शायद आज भी मयूर एक व्हीलचेयर पर ही बैठा होता। आज मयूर गुलेरिया के को इतना गिल्ट महसूस हो रहा था, जो शायद लाइफ में उसे पहली बार हुआ था। यहाँ पर मयूर की वैसी हालत को देखकर अब तो सबकी ही आंखें एकदम से छलक पड़ी थी। अब किसी का भी खुद के आंसुओं पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। सभी के आंसू आज यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर ये रोहित की हालत तो ऐसी हो चुकी थी कि अगर अनिका को कुछ भी हुआ तो शायद रोहित भी यहाँ पर आज सांसें लेना छोड़ देगा। अब मयूर की आंखें भी काफ़ी हल्की हो चुकी थी। रो रो कर अब वो आकाश से पूछता है, आकाश सच में मेरे से गलती हो गई है, लेकिन मेरा यकीन मानो जब तक मैं वहां पर पहुंचता तो अनिका एक गहरी खाई में गिरी हुई थी। अनिका एक सुरंग में थी और वहां पर एक पत्थर पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन अब वहां पर जब ब्लास्ट होता है तो एक पत्थर झट से आकर अनिका के सिर में लग जाता है। मैंने कितनी ही कोशिश की, जब अनिका उस सुरंग के अंदर थी तो मैंने भी कोशिश की थी वहां पर उन लोगों को बचाने की, लेकिन अनिका ने मुझे वहां से आने ही नहीं दिया। तो मैं करता ही क्या, क्योंकि अनिका ने तो खुद ही वहां पर सभी लोगों की जान बचाई थी। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं अंदर जाकर अनिका की हेल्प करूं और मैं खुद उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊं, लेकिन अनिका ने तो मुझे बाहर ही रोक दिया था। इसका तो कारण खुद मुझे भी नहीं पता। अगर अनिका को जल्द से जल्द होश आया तो मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया मयूर गुलेरिया की बातों को अच्छे से समझ पा रहा था कि अनिका सबको लेकर कितनी ही प्रोटेक्टिव थी। अब आकाश मयूर को कहता है, मयूर वहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ ही होगी, तभी तो शायद अनिका ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि हमारी अनिका है ही कुछ ऐसी, वो अपनी जान को खतरे में लगा सकती है, लेकिन अपनी जान के बदले वो किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वहाँ पे जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे अनिका ने ऐसा डिसीजन लिया होगा। नहीं तो अगर तुम उस सुरंग के अंदर जाते तो हो सकता है कि तुम अनिका को अच्छे से बचा पाते। लेकिन मयूर मुझे माफ करना, मैं कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल गया। अब मयूर आकाश की बातों पर कहता है, नहीं आकाश भैया, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर गलती तो मेरी ही है, जब मैंने खुद करण चाचा के सामने ये अनिका को प्रोटेक्ट करने की बात की थी और मैं खुद ही आज अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पे अब आकाश फिर से मयूर को समझाते हुए कहता है, लेकिन मयूर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, ये सब सिचुएशन की बात है। हो सकता है आज हमारा समय ही ठीक नहीं था, इसलिए शायद अब अनिका के साथ ये सब हो रहा है। अब तो बस भगवान से प्रे करो कि अनिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यहाँ पर आकाश गुलेरिया मयूर गुलेरिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यहाँ पर आकाश को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ एक झूठी सांत्वना ही दे सकता था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकाश गुलेरिया का तो खुद का ही विश्वास डगमगाया हुआ था। आकाश को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ठीक हो जाएगी या नहीं, क्योंकि अनिका की आज जो ये हालत थी उसको तो देखकर कोई नॉर्मल इंसान भी ये कह सकता था कि आज अनिका का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये तो अब उसकी किस्मत पर ही डिपेंड करता है कि अनिका की सांसें अब चलने वाली है या रुकने वाली है। इधर रोहित अभी बेंच पर एक टकी लगाए एक तरफ ही देखे जा रहा था। यहाँ पर रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहित तो अपने सेंस में ही नहीं था। तभी एक नर्स दौड़कर बाहर आई। उस नर्स को देखकर सभी उसकी तरफ देखकर एकदम से अनिका के बारे में पूछने लग गए, लेकिन एकदम से इतने सारे सवालों का नर्स के लिए भी जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अब नर्स भी हड़बड़ाते हुए कहने लगी, देखिए आप प्लीज सब शांति बनाए रखें, हम पेशेंट को बचाने की पूरी ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सबको तो इतना कहने के बाद अब नर्स फिर से चुप हो गई। अब फिर से वहाँ पर आयशा मारवा एकदम से बोलती है, लेकिन सबको क्या? तभी नर्स अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, लेकिन आप सबको तो पता है कि यहाँ पर पेशेंट का खून बहुत ही बह चुका है, उसके सिर पर बहुत गहरी ही चोट है, इसलिए उसकी सर्जरी करना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ब्लड ग्रुप का भी इंतजाम करना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर अपने हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन शायद यहाँ पर उसके लिए पर्याप्त खून ना हो, इसलिए मैं आप सबसे यही विनती कर रही हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके उसके सेम ग्रुप का ब्लड ग्रुप का इंतजाम करने का कष्ट करें। हम यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और ये डॉक्टर की हिदायत है और इसके अलावा कुछ यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ भी है जिन्हें आप जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए, ताकि यहाँ पर पेशेंट का जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए।
नर्स ये कहकर वापस से अंदर चली जाती है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर बाहर पेशेंट के बारे में बताने, ब्लड के बारे में ही बताने के लिए बाहर आई थी। अंदर डॉक्टर अभी भी अनीका की पल्स को स्टेबल करने की पूरी ही कोशिश कर रहे थे। अनीका को चारों तरफ से मशीनों से घेरा गया था। अनीका को की तरफ हर एक मशीन को लगा दिया गया था ताकि पल पल की उसकी खबर डॉक्टर को अच्छे से पता होती रहे। लेकिन अनीका की पल्स तो गिरती ही जा रही थी और अब डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के सामने अब सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब अनीका के ऑर्गन्स भी एक एक करके अब काम करना बंद करने लगे थे। यहाँ पर अनीका का जितना ही खून बहता जा रहा था, उसकी पल्स के साथ साथ अब डॉक्टर को ये डर हो गया था कि अनीका के अब ऑर्गन से ऐसे ही काम करना बंद कर देंगे तो हो सकता है कि उन्हें अनीका को फिर डेड ही साबित करना पड़े। वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा ने भी लाइफ केयर हॉस्पिटल के सारे कैमरों को वहीं पर अपने किले में बैठे ही हैक कर लिया था। डॉक्टर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा डॉक्टर की हर एक एक्शन को देख पा रही थी और साथ ही अब वो अनीका की कंडीशन पर भी बुरी तरह से नज़र बनाए हुए थी। हालांकि यहाँ पर चाहे स्वाति मल्होत्रा अपने किला में थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर अनीका की सेहत पर ही था। वहाँ पर इतनी दूर से बैठकर अब स्वाति मल्होत्रा भी यही ऑब्जर्व कर रही थी कि अनीका की हालत कैसी है, अनीका के ऊपर कौन सी मेडिसिन असर करने वाली है, कौन सी नहीं, अनीका का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है और इस वक्त अनीका की हालत क्या है। इस वक्त स्वाति मल्होत्रा भी लाइफ केयर के हॉस्पिटल की हर एक सिचुएशंस के बारे में पता कर रही थी। जब उसे अनीका की हालत बहुत ही खराब लगी तो अब वो जल्दी से वहां पर अपने रोबोटिक कार में बैठकर अब वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल के पास ही आ गई थी। हालांकि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने अपने आप को अच्छे से कवर किया हुआ था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। वो उस रोबोटिक कार में बैठकर अब हर एक मोमेंट का अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। जब डॉक्टर यहाँ पर अनीका के ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्वाति मल्होत्रा ये सब अच्छे से देख पा रही थी। अब स्वाति मल्होत्रा भी बहुत ही हैरान हो गई थी, क्योंकि अब अनीका के ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दे रहे थे। इसलिए स्वाति को भी अब समझने में टाइम नहीं लगता कि अनीका की बॉडी में जहर ने पूरी तरह से असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक तो डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी, एक तो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अनीका के सिर में चोट ज़्यादा लगने की वजह से उसकी बॉडी में से खून बह रहा था, और दूसरा सबसे बड़ी सिचुएशन ये थी कि अनीका की बॉडी में खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। इसलिए अब अनीका को बचा पाना, अनीका की बॉडी में जहर पूरी तरह से फैल चुका था, इसलिए अब अनीका को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब डॉक्टरों को यहाँ पर दो सिचुएशन से लड़ना था। एक तो यहाँ पर जहर की सिचुएशन थी और दूसरा यहाँ पर खून को रोकने की सिचुएशन थी। यहाँ पर अनीका की बॉडी में जो जहर गया था वो कुछ ऐसा था कि उसका असर पेशेंट की बॉडी पर तो नहीं दिखता था, लेकिन वो जहर पेशेंट के ऑर्गन्स को पूरी तरह से ख़राब कर देता था। इधर इस जहर का पता लगा पाना भी बहुत ही मुश्किल होता था। जब किसी डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से पेशेंट के ऑर्गन्स ने काम करना बंद क्यों कर दिया है, तो अब उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में आखिरकार क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने तो अब तक यही सोचा था कि शायद अनीका के सिर पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से ही शायद अनीका की ऐसी हालत है। उन्होंने क्या, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि अनीका के शरीर के अंदर जहर की इतनी ज़्यादा मात्रा जा चुकी है कि अब उसको बचा पाना नामुमकिन है। जहर के बारे में तो कोई तब सोचता जब शायद उन्हें पता होता कि अनीका जिस सिचुएशन में थी वहाँ पर जहर की वजह से ही अनीका की ऐसी हालत हुई है। अनीका के सिर में चोट तो बाद में ही लगी है। आज यहाँ पर अनीका की जो भी हालत थी, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना तो सिर्फ डॉक्टर अमृता ही कर सकती थी, क्योंकि एक डॉक्टर अमृता ही इन सब चीज़ों को करने में सक्षम थी। लेकिन अफसोस की बात तो आज यही थी कि यहाँ पर ऑपरेशन बेड पर सिर्फ अनीका है, मतलब यानी कि डॉक्टर अमृता ही लेटी हुई थी। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं, तो अब तभी डॉक्टर को एक आइडिया आता है। अब डॉक्टर सोचते हैं कि उन्हें डॉक्टर सेठी से इस बारे में बात करनी चाहिए, शायद उन्हें इसका कोई इलाज पता हो, क्योंकि डॉक्टर सेठी एक उम्रदराज डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत से ऑपरेशंस को पहले ही सक्सेसफुल किया हुआ था, इसलिए और डॉक्टर सेठी इंडिया के टॉप 3 डॉक्टर में आते थे। यहाँ पर अब वो डॉक्टर सेठी को ही बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये केस अब उन्हें अपने हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अनीका का बचा पाना।
अब हॉस्पिटल स्टाफ के पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर सेठी के पास इसका कोई तो इलाज हो, और इसी उम्मीद के साथ वो सभी कुछ देर के लिए अब वहाँ डॉक्टर के कैबिन में चले गए, क्योंकि ऑपरेशन करते टाइम किसी को भी अपना फ़ोन पास में रखना अलाउड नहीं था। वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अभी पल पल की नज़र हर चीज़ पर लगाए हुए बैठी थी। जब स्वाति मल्होत्रा ने देखा कि अनिका के वार्ड में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, तो स्वाति को एक मौका मिल गया था जब वो अनिका को उस जहर का एंटीडोट दे सकती थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने पहले से ही अब इसके एंटीडोट पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अनिका की हर एक पल पल की खबर स्वाति मल्होत्रा को चल रही थी। इसलिए यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने गैस कर लिया था कि ये जहर कौन सा हो सकता है और इसका एंटीडोट कैसे तैयार करना है। जब यहाँ पर अनिका को एडमिट किया गया था, तभी स्वाति मल्होत्रा ने अनिका पर नज़र बनाते हुए साथ में ये एंटीडोट भी तैयार कर लिया था। लेकिन स्वाति के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अनिका के वार्ड के बाहर सभी घर वाले मौजूद थे, और इन सब के सामने स्वाति अंदर जाए तो जाए कैसे। यहाँ पर स्वाति को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका को अंदर जाकर कैसे बचाए, क्योंकि अनिका का वार्ड अंदर से तो बिल्कुल खाली था, लेकिन उसके अंदर प्रवेश कर पाना यहाँ पर स्वाति के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। स्वाति यहाँ पर बिना किसी की भी नज़र में आए अनिका के वार्ड तक जा पाना एक असंभव लग रहा था, लेकिन स्वाति ने जल्द ही इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, अगर आपकी चाहते बड़ी होती है तो आपको उसमें सक्सेस भी ज़रूर मिलती है। यहाँ पर क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को अनिका को बचा पाना था, तो इसलिए शायद यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा खुद उस सॉल्यूशन तक पहुँच गई थी। स्वाति मल्होत्रा ने अब एक नर्स का बेस बनाया और वो फिर अनिका के वार्ड की तरफ बढ़ने लगी। स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अपने चेहरे को पूरी तरह से एक मास्क से कवर किया हुआ था। उसने अपने सिर पर एक नर्स वाली कैप लगाई हुई थी। जब स्वाति मल्होत्रा नर्स बन के करण के पास से गुजरी तो करण का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसी फीलिंग महसूस हो रही थी जो शायद स्वाति जब जिंदा थी, स्वाति से मिलने के बाद जब करण को होती थी। ऐसा एहसास उसे कॉलेज के दिनों में हुआ करता था जब वो स्वाति के साथ होता था। लेकिन आज फिर से वही एहसास होना करण गुलेरिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो इतने सालों बाद इस एहसास का क्या मतलब समझे। यहाँ पर करण गुलेरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एहसास करण ने बहुत सालों पहले फील किया था। करण यहाँ पर एकदम से एक नई चिंता की लकीरों में फंस चुका था, क्योंकि अब करण को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा एहसास है, ये कैसी घबराहट है। अब इधर स्वाति भी अब तक अनिका के वार्ड में जा चुकी थी। एक बार तो अनिका की सामने से ऐसी कंडीशन को देखकर स्वाति मल्होत्रा का भी दिल बैठ गया था। अब उसकी भी आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन अब उसे यहाँ पर अनिका का ट्रीटमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन अगले ही पल फिर से स्वाति मल्होत्रा ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि यहाँ पर अनिका को बचा पाना स्वाति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और उसने अनिका की बाजू में अब इस एंटीडोट के इंजेक्शन को लगा दिया, जिससे उस जहर का असर अब शायद कम होने वाला था। इसके बाद अब स्वाति मल्होत्रा ने इसी एंटीडोट को लगाने के बाद अब एक और इंजेक्शन अनिका को लगाया, जिससे कि अनिका की पल्स भी अब कंट्रोल में आ सके। इसके बाद अब स्वाति ने कुछ मिनटों तक अनिका को एग्जामिन किया, और वहां पर जब तक कोई भी नहीं आता वो उसको एग्जामिन करती रही। और फिर जब स्वाति मल्होत्रा को यहाँ पर लगा कि अब शायद अनिका की पल्स इंक्रीज होने लगी है, अभी अनिका स्टेबल है, फिर वो वहाँ से जाने लगी। वैसे तो स्वाति मल्होत्रा अभी यहाँ पर अनिका के साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि वो अब अनिका को ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन किसी की भी उस पर नज़र ना पड़े, इसलिए वो यहाँ से निकल पाना जरूरी समझती है। वो यहाँ पर किसी के आने के से पहले ही यहाँ से जाना अब स्वाति मल्होत्रा के लिए ज़रूरी हो गया था, ताकि वो सबके सामने से अपने आप को छिपा सके। जब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अनिका के वार्ड से बाहर आई तो एक बार फिर से करण को वही एहसास हुआ जो अभी कुछ देर पहले ही एहसास हुआ था। इससे पहले कि नर्स के बेस में मौजूद स्वाति मल्होत्रा के पास जा पाता, वहाँ डॉक्टर आ गए थे। क्योंकि करण गुलेरिया खुद इस एहसास से अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसे ये एहसास हुआ था। और अब जब वो उस नर्स उसके पास थी तो करण को फिर से ये एहसास होता है। अब करण के मन में बेचैनी होती है कि उसे इस बात को जानना चाहिए। वो जैसे अब उस नर्स को रोकने वाले थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, और डॉक्टर को वहाँ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा भी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तेजी से वहाँ से निकल गई।
जब डॉक्टर अनिका के वार्ड में दोबारा से आए तो वो ये देखकर एकदम से हैरान हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। अब उनके सबके चेहरे पर खुशी को साफ साफ देखा जा सकता था। वे सब खुश हो गए थे क्योंकि अब अनिका की पल्स सडनली ही बढ़ने लग गई थी। उसके ऑर्गन्स अब फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स रिकवरी करने लग गए थे। ये सब डॉक्टरों के लिए किसी चमत्कार के से कम नहीं था, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी समस्या थी जब डॉक्टर यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों को तो यहाँ पर खुद भी पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर अनिका के ऑर्गन्स फेल क्यों होते जा रहे हैं। क्योंकि चोट तो सिर्फ अनिका के सिर पर लगी थी, लेकिन उसके ऑर्गन्स का इसके साथ क्या कनेक्शन था, डॉक्टर इसी के बारे में डॉक्टर सेठी से बात करने के लिए ही बाहर गए थे। इसलिए अभी डॉक्टरों ने जल्द से कहा, जल्दी से सारी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी करो। कुछ ही देर में अनिका का ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। बाहर सब बस यहाँ पर दूसरी तरफ बाहर सभी यही दुआ कर रहे थे कि अनिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अनिका का ऑपरेशन यहाँ पर लगभग 16 घंटे चला था। इस बीच राजलक्ष्मी को भी अब तक सी सेक्शन के बाद अब होश आ चुका था, लेकिन अभी तक किसी ने भी राजलक्ष्मी को अनिका की कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। राजलक्ष्मी की यहाँ पर खुद एक ऐसी हालत थी कि इसलिए अब किसी ने राजलक्ष्मी को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। अब यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लिए अब राजलक्ष्मी के सामने नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। इधर दूसरी तरफ अनिका का ऑपरेशन चल ही रहा था। 16 घंटे हो चुके थे। अब उसका ऑपरेशन होने के बाद अभी डॉक्टरों ने कहा था कि अभी पेशेंट को होश नहीं आएगा, इसलिए वो राजलक्ष्मी के होश में आने के बाद वो राजलक्ष्मी के पास पहुंच गए थे। राजलक्ष्मी को यहाँ पर इन सब के चेहरों की स्माइल कुछ फेक लग रही थी, लेकिन अभी राजलक्ष्मी ने ज़्यादा कुछ सवाल ना करते हुए सिर्फ इतना ही पूछा कि बच्चे कैसे हैं। तभी सबने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा कि सब ठीक है, क्या तुम ठीक हो? तभी राजलक्ष्मी ने भी हाँ में अपनी गर्दन को हिला दिया। यहाँ पर 16 घंटे के लगातार ऑपरेशन के बाद अब अनिका के वार्ड का दरवाजा खुला। इधर उसमें से डॉक्टर बाहर आए तो तो यहाँ पर अब सब लोग डॉक्टर के बोलने का ही इंतजार कर रहे थे। जब कई देर तक भी डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो अब चिराग मेहता आगे आया और उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? मैडम ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अब यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए पहले तो कुछ देर चुप रहा। जहाँ यहाँ पर डॉक्टर की चुप्पी को देखकर सबकी धड़कनें अब ऊपर नीचे हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गई हो। फिर डॉक्टर ने सबके चेहरों को देखते हुए कहा कि हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उनके सिर पर बहुत ही गहरी चोट आई है, जिसका असर उनकी याददाश्त पर भी जा सकता है। अब हम इसके बारे में जब तक कुछ नहीं कह सकते, जब तक कि पेशेंट को होश नहीं आ जाता। शायद उन्हें अपना एक दिन याद ना हो, या फिर एक साल, या फिर हो सकता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी भी भूल सकती हैं। अब इस बात का जवाब तो उनके होश में आने के बाद ही मिल सकता है कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या होने वाली है। अब डॉक्टर की बात सुनकर अब चिराग थोड़ी और हिम्मत करते हुए कहता है, लेकिन डॉक्टर अनिका मैडम का होश कब तक आ जाएगा? यहाँ पर चिराग मेहता की बातें सुनने के बाद अब डॉक्टर फिर से कहता है, वैसे तो उन्हें 1 वीक या 10 दिन में होश आ जाना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें 10 दिन के अंदर होश नहीं आए तो वो फिर शायद कोमा में भी जा सकती है। ये बात सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन एक पल के लिए खिसक चुकी थी, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पर अनिका कोमा में चली गई तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता था। यहाँ पर सब अब एक पल के लिए तो रोहित के चेहरे की तरफ देखने लग गए थे। सबको अब रोहित के ऊपर बहुत ही तरस आ रहा था, क्योंकि अगर अनिका के साथ ऐसा कुछ भी हो गया तो शायद रोहित का क्या होगा, वो रोहित को कैसे संभालेंगे। अब सबके दिल और दिमाग में सिर्फ यही एक क्वेश्चन चलने लग गया था।